बांग्लादेश में सड़क से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक हिंसा और लूटपाट मची है। हर तरफ अराजकता का माहौल है। विकास कर रहे एक देश का बंटाधार कर दिया गया। बांग्लादेश बनाने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जेल गए, परिवार की कुर्बानी दी, उन शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा पर बुलडोजर चला दिया गया। बांग्लादेश की तस्वीरें डरावनी हैं, लेकिन अप्रत्याशित नहीं। पिछले कई महीनों का घटनाक्रम ये बता रहा था कि इतना नहीं तो इसके आसपास तक कुछ होगा। इसलिए इन दृश्यों को देखते हुए हमें ये याद रखने की आवश्यकता है कि यही हमारे देश में करने का प्रयास किया गया। ये बात और है कि कई कारणों से रेजिम चेंजर अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। आइए विस्तार से समझते हैं। 2024 में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने चुनावों का बॉयकॉट किया। आवामी लीग चुनाव जीत गई। शेख हसीना फिर से प्रधानमंत्री बन गई। जमाते इस्लामी और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने चुनाव को अवैध बता दिया। अमेरिका अपने निहित स्वार्थों के चलते बांग्लादेश में पिछले लंबे समय से दखल दे रहा था। दखल देने का एक कारण शायद ये भी था कि पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़ा था। शायद यही कारण है जो विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर कथित छात्र आंदोलन खड़ा किया। दुनिया भर में नैरेटिव सेट किया गया कि शेख हसीना तानाशाह हैं, बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो गया, चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इसके बाद कथित छात्र प्रदर्शन की आड़ में बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंक दिया गया। क्या ऐसा करना भारत में भी संभव है, या फिर क्या ऐसा कोई प्लान भारत के लिए भी बनाया गया है? ये प्रश्न हम नहीं कर रहे, बल्कि जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ कर रहे हैं। ऐसे में आइए इन संभावनाओं की पड़ताल करते हैं। भारत में इसी वर्ष मई में संपन्न हुए चुनावों के समय कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम ने बार बार नैरेटिव बनाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम हैक की जाती है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातों को नकारा। इसके बाद भी पूरे चुनाव में इसी नैरेटिव को हवा दी गई। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने थे। 2 और 3 जून से ही कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम ने माहौल बनाना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा होने का आदेश दे दिया था। राजनीतिक संवादों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कांग्रेस और इकोसिस्टम किसी बड़ी तैयारी में जुटे हैं। सवाल उठता है कि अगर भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतती तो क्या बांग्लादेश में जो अब हो रहा है वही भारत में होता? बांग्लादेश में जैसे चुनाव पर सवाल उठाए गए, यहां भी वही किया गया था। सवाल है कि क्या रेजिम चेंजर को भारत में हस्तक्षेप करने का मौका देने के लिए कांग्रेस और इकोसिस्टम ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह से प्रोपोगेंडा से तानाशाह साबित करने का प्रयास किया गया, वही तरीका इकोसिस्टम ने पिछले कई वर्षों से पीएम मोदी के लिए अपनाया है। याद कीजिए, चुनावों के समय कैसे पीएम मोदी को डिक्टेटर कहा गया। जर्मनी में बैठे यूट्यूबर से लेकर भारत में सोरोस के पैसों पर पलने वाले वामपंथियों ने हर दिन डिक्टेटरशिप का नैरेटिव गढ़ा। शायद इसलिए ये कहा जा रहा है कि अगर भाजपा बड़े अंतर से चुनाव जीतती तो यहां भी बांग्लादेश की तरह हिंसा के जरिए सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जा सकता था। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में कथित तौर पर अमेरिकी डीप स्टेट ने जैसे हस्तक्षेप किया है, कुछ वैसे ही हस्तक्षेप की मांग राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप में भारत में करने के लिए कह रहे थे। आप सुनिए राहुल गांधी क्या चाहते हैं। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model has come undone, right? Which is a real problem. तो आपने सुना कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और उसकी रक्षा का दावा करने वाले अमेरिका और यूरोप चुपचाप हैं। इसका सीधा अर्थ है कि राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप से भारत में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह की मांग बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमाते इस्लामी बांग्लादेश ने अमेरिका से की थी, और कई विशेषज्ञों की माने तो अमेरिकी डीप स्टेट ने उनके साथ मिलकर बांग्लादेश को अराजकता के अड्डे में बदल दिया। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेश में रेजिम चेंजर वहां की विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर तख्ता पलट करने में सफल हो गए, फिर भारत में कैसे नहीं हो पाए? अब इसके कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ कारण हम आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश एक छोटा देश है। बांग्लादेश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी का एक इतिहास रहा है। ऐसे में रेजिम चेंज करने वालों ने यहाँ योजना बनाकर लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया, जबकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हैं और यहाँ संस्थाओं की जड़ें गहरी हैं। दूसरी बात यह है कि भूगोल, जनसंख्या और डेमोग्राफी के चलते तख्ता पलट का ये काम बांग्लादेश की तुलना में भारत में करना
कठिन है। हमें ये हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि भारत में ये काम कठिन है पर असंभव नहीं। इसलिए ये लॉबी निरंतर अपने प्रयास में जुटी रहती है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान कथित किसान आंदोलन, सीएए को लेकर हिंसा, शाहीन बाग का धरना प्रदर्शन, ये सब उसी लंबी रणनीति का हिस्सा थे और समय समय पर ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिनसे यह स्पष्ट हुआ है कि इन प्रदर्शनों में डीप स्टेट का हाथ था। एक बात और समझिए, भले ही चुनाव निपट चुका है, लेकिन दोबारा से देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है और एनडीए को सत्ता पर बिठाया है और यही इकोसिस्टम और डीप स्टेट को स्वीकार नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए इकोसिस्टम और डीप स्टेट अपने एजेंडे नहीं चला पाता। ऐसे में आने वाले समय में एक देश के तौर पर हमें और ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है और इसका इशारा हमें आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव के इस ट्वीट से मिलता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमें संसदीय विरोध से प्रतिरोध की राजनीति की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और इकोसिस्टम संसद से बाहर सड़क पर लड़ने की योजना बना रहा है और इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए।